नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। 9 दिसंबर को होगा स्पीकर का चुनाव। मुख्यमंत्री ने कहा, नियमित सत्र से पहले होगा कैबिनेट विस्तार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज पंचकुला से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी टीबी उन्मूलन अभियान का करेंगे शुभारंभ। उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार लाने पर होगा फोकस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कतर दौरा। दोहा फोरम की बैठक में लेंगे भाग। नवाचार अनिवार्यता पर होगी चर्चा। सीरिया में विद्रोहियों का 3 बड़े शहरों पर कब्जा। होम्स शहर तक पहुंचने का किया दावा। भारत ने अपने नागरिकों को सीरिया की यात्रा से बचने की दी सलाह। और एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन कंगारू टीम की बल्लेबाजी जारी। टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए हैं 180 रन। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव करेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी, जबकि स्पीकर का चुनाव सोमवार को होगा। इससे पहले भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को नियुक्त किया है, जो 288 नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कोलंबकर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराएंगे। कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होना है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों की शपथ हो जाएगी और उनको उनके पोर्टफोलियोज भी दे दिए जाएंगे। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा या नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे। सारे मंत्रालयों की एक साथ चर्चा चल रही है, कोई गृह मंत्रालय अलग है ऐसा नहीं है। हम लोग मिलकर एक ठीक सरकार चले, उसका परसेप्शन ठीक हो और तीनों पार्टियों को न्याय मिला है, इस प्रकार का परसेप्शन जाए, इस पर वर्किंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब हम 90% काम कर चुके हैं, तो अभी जल्दी कर लेंगे, 16 तारीख से पहले कर लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति आज बागनीपोसी रेलवे स्टेशन पर 3 रेलवे लाइनों की आधारशिला रखेंगी। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय अनुसंधान केंद्र, टानबोस हवाई पट्टी और उपमंडल अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के सफल विद्यार्थियों को पदक और उपाधि प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति संजय श्रीवास्तव ने बताया कि 433 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जानी है। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री आज गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह अहमदाबाद के बोदकदेव में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान अमित शाह गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही अमित शाह बीएपीएस के कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज पंचकूला से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी मौजूद रहेंगी। ये अभियान देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान में टीबी के मामलों का पता लगाने, उपचार में देरी को कम करने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें विभाग द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों ने शुक्रवार को एक बार फिर तमाम मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के अनुसार किसान सरकार से बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की है और मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा सरकार ने अंबाला के 11 जिलों में सुरक्षा कारणों के चलते 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद हैं और साथ ही साथ बल्क SMS सेवाएं भी बंद हैं। अंबाला में जिला प्रशासन ने पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। तो दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में प्रभु श्री राम बारात की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में झड़प हो गई। सदर SDO विकास कुमार ने बताया कि झड़प में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। स्थिति अब नियंत्रण में है। SDO ने कहा कि शोभा यात्रा को लेकर अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं शोभा यात्रा के रूट के किसी थाने को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी। मामले पर दोषियों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। एक प्रोसेशन आ रहा था आपको तरौनी बहादुरपुर से वाजिदपुर तक। मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है 2 समुदाय के बीच में तू-तू में और कुछ बहसबाजी हुई है, जिसमें थोड़ा रोडबाजी हो गई। प्रशासन सही समय पहुंच के भीड़ को नियंत्रण में करके दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है। जो भी घटना हुई है, CCTV फुटेज है मस्जिद के पास, जिसका DVR हम लोगों ने रख लिया है। उस CCTV फुटेज से निकाल के जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की संभावना है और ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार संगम के घाटों पर एक अलग ही फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रही है। महाकुंभ के भव्य आयोजन और इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया है। जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल हैं वो अपना जो तखत लगा के एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है वहाँ पर टेम्प्रोरी तखत लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं। जहाँ से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे, उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहाँ पर वो उनको बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफ़ी अच्छा उससे लुक आएगा। एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। और बात करें सर्दी की, तो दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। शीतलहर चलने से अब दिन में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। इससे पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कोहरा छाए रहने की संभावना है।
अगले 2-3 दिन तक नई दिल्ली में भी सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही शुष्क मौसम के बीच समूची कश्मीर घाटी में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। पारा गिरकर और नीचे चला गया है। गुरुवार की रात को कश्मीर के सभी क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। श्रीनगर में -4.1 डिग्री के साथ मौजूदा सर्दियों की सबसे ठंडी रात रही। दक्षिणी कश्मीर में शोपियां -6.6 डिग्री तापमान के साथ पहलगाम और गुलमर्ग से भी ज्यादा ठंडा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की भी मंजूरी मिली है और इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना के 26 किलोमीटर से अधिक दूरी के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को भी मंजूरी दे दी गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें देश में शिक्षा के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए 85 नए केंद्रीय विद्यालय के अलावा एक केंद्रीय विद्यालय को विस्तार दिया गया है। साथ ही 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी मिली है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नए केंद्रीय विद्यालय के खोले जाने के क्रम में युवाओं को करीब 5,500 नए रोजगार मिलेंगे। साथ ही नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से करीब 82,560 नए छात्रों को शिक्षा भी मिलेगी, जबकि 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाने से 1,316 नए रोजगार मिलेंगे और करीब 15,680 नए छात्रों को शिक्षा मिलेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एक अन्य फैसले में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के अंतिम चरण यानी कि 6वें चरण को मंजूरी दे दी गई। इस चरण में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 26.46 किलोमीटर के इलाके में 21 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। फेज 4 में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का अप्रूवल हुआ है। 2014 से पहले के अगर 40 साल देखें तो केवल 5 शहरों में मेट्रो स्टार्ट हो पाई थी। मतलब 40 साल में जितना काम हुआ था उसका 4 गुना काम 2014 से 24 में हुआ। 23 सिटीज में मेट्रो पहुंचाई गई। आज का जो सैंक्शन है उसको मिला लो तो करीब करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो का काम देश भर में चल रहा है। दिल्ली में मेट्रो के विस्तार के क्रम में सरकार का ये बेहद अहम कदम है। इससे दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन और राहुल गांधी की चुटकी ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मतभेद का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विफल होने का कटाक्ष किया है। एक और बार इंडिया अलायंस में झगड़ा शुरू हो चुका है नेतृत्व को लेकर। टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने इंडिया अलायंस तो बना लिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ अगर नेतृत्व देने के लिए असक्षम है ये लोग। ये सबको साथ में लेकर नहीं चल पाते। मैं नेतृत्व दूंगी तो सबको साथ ले चलूंगी। मतलब कि ये लड़ाई अब मिशन विशन की नहीं, केवल एम्बिशन और पोजीशन की है, ये तो साफ है। पर कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन अब जनता ही नहीं बल्कि उनके एलाइज भी पारित कर रहे हैं। और राहुल तुमसे ना हो पाएगा ये बात हर एलाई कह रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से लेकर JMM से लेकर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से लेकर लेफ्ट पार्टी सभी लोग बोझ मानते हैं, परजीवी मानते हैं। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मतभेद स्पष्ट है, लेकिन राहुल गांधी नेता नहीं है, इसे लेकर सभी एकमत हैं। देखिए, आज ये साबित हो चुका है कि इंडी अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व व प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा नेता जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडी अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले एक दशक से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 शुरू किया है। ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। चैनल की शुरुआत से सुनने में अक्षम लोगों को किसी भी प्रकार की सूचना जानने में कोई भी समस्या नहीं होगी। NEP 2020 के अनुसार देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया गया। ये पहल विशेष रूप से सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए समर्पित है, जिससे उन्हें सुनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए अधिकार उन्मुख ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार द्वारा शुरू किया गया ये चैनल सुनने में अक्षम दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये नई पीढ़ी की भाषा है, जेन जी की भाषा है। चैनल 31 को भारत में लोकप्रिय बनानी पड़ेगी। इसके कारण भारत की विचार, भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले हैं। पहले कानून था पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट, और अब 2016 में कानून पारित हुआ है वो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट। एक राइट्स ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाया है। सिर्फ 7 पहले डिसेबिलिटीज को पहचान मिलती थी, संरक्षण मिलता था, उनके लिए योजनाएं बन सकती थी, उसे बढ़ाकर 21 तक ले जाया गया।
ISL के लिए एक समर्पित PM ई-विद्या DTH चैनल की स्थापना श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चैनल पर शामिल विषयों में कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, संचार कौशल शामिल होंगे। कक्षा विशिष्ट पाठ्यचर्या सामग्री ये सुनिश्चित करेगी कि श्रवण दिव्यांगता वाले शिक्षार्थी सांकेतिक भाषा में उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच सकें। प्रीति कौर की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने अहम कदम उठाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को अब बांग्लादेश जाएंगे और इस दौरान विक्रम मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात कर तमाम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जमकर बर्बरता हो रही है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याओं और उनकी संपत्तियों की लूटपाट का दौर चल पड़ा है। कई हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने की हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। यूनुस सरकार हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा करने में बुरी तरह से नाकाम रही है। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण प्रभु को देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद भारत में रह रहे हिंदुओं में भी काफी आक्रोश देखा गया और जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर दौरे पर दोहा फोरम में शामिल होंगे। दोहा फोरम का 22वां संस्करण द इनोवेशन इम्पेरेटिव विषय पर आधारित है। इस वर्ष द इनोवेशन इम्पेरेटिव शीर्षक के तहत आयोजित फोरम के 22वें संस्करण में 7 राष्ट्राध्यक्ष, 7 सरकार प्रमुख और 15 विदेश मंत्री भाग लेंगे। कतर में होने वाले दोहा फोरम में इजराइल द्वारा गाजा पर जारी युद्ध और सीरिया में हाल ही में किए गए विद्रोही हमले के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस फोरम में 150 से अधिक देशों के 4500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। कतर के विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर का दौरा कर रहे हैं। और सीरिया में 3 शहरों पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स तक पहुंचने का दावा किया है। इससे राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। विद्रोहियों का अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो दमिश्क का कई शहरों से संपर्क कट जाएगा। जो सड़क संपर्क है वो कट जाएगा और इससे उन इलाकों के भी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी इलाके में रूस की सेना और नौसेना के ठिकाने भी हैं। वैसे रूस ने विद्रोहियों को रोकने के लिए होम्स के रास्ते में पड़ने वाला पुल बमबारी करके बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति बशर अल असद को मुश्किल में देखकर ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार सीरिया भेजे हैं। साथ ही कई सैन्य सलाहकार और अधिकारी भी सीरिया भेजे हैं। अरब समर्थित विद्रोहियों के 2 शहरों पर कब्जे के बाद अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया है। कुर्द अब इराक सीमा पर बसे शहर अल-बुकमल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सीरिया में विद्रोहियों ने कहर बर्पा कर रखा है और इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बगदाद में सीरिया, इराक और ईरान के विदेश मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान सीरिया के विदेश मंत्री बासम सबाग ने कहा है कि सीरिया में विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने सीरिया में आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी सीरिया को हर संभव सहायता देने का वादा किया है। इराक ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पारंपरिक सेना और ईरान समर्थित PMF सैनिकों को भी तैनात किया है, जो पहले सीरिया में लड़ चुके हैं। भारत ने सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में मौजूद भारतीयों से कहा है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 96393385973 और ईमेल ID hocdamascus@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग वापस आ सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से आने की सलाह दी गई है। अन्य लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी आवाजाही को सीमित रखें। और आपको बता दें कि आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन देश की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। इस दिवस की शुरुआत 1949 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करना है। आइए फ्लैग डे पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साल 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश भर में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों, शहीदों और सेवानिवृत्त कर्मियों को समर्पित है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे को मनाने का कारण क्या है? 28 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने भारतीय सेना के जवानों के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसके बाद से आज तक आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया जाता है। हर साल लगभग 60,000 रक्षा कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है। इसलिए इन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इन्हीं कारणों से हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। राष्ट्र रक्षा की सेवा में हमारे योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम हुए हैं। देश के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों और आश्रितों के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय सेना के शूरवीरों के कल्याण के लिए धन जुटाने और उनके परिवारों के प्रति सहयोग देने का एक प्रयास है। धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, युद्ध के समय हुए नुकसान में मदद। दूसरा, सेना में काम कर रहे लोगों और उनके परिवारों के कल्याण और मदद के लिए। और तीसरा, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों की मदद। देश भर में सैन्य बलों के लिए किए गए धन संग्रह के बदले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंग के झंडे दिए जाते हैं। ये तीनों रंग तीनों भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतीक माना जाता है। एकत्र की गई धनराशि का उपयोग सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और युद्ध में हताहतों के पुनर्वास के लिए किया जाता है। धन संग्रह का प्रबंध भारत में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्थानीय शाखाओं द्वारा किया जाता है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड AFFDF में जाता है। इसकी देखरेख गवर्निंग कमेटी करती है और आधिकारिक और अनधिकृत दोनों तरह के स्वैच्छिक संगठन यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इस पर नजर रखते हैं। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष AFFDF से 250 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसके माध्यम से कुल 2.35 लाख ESM लाभान्वित हुए हैं, जो ये बताता है कि हमारे देश के नागरिक किस कदर हमारे वीरों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। आइए आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के अवसर पर हमारे वीर सैनिकों के बलिदान पर उन्हें नमन करें। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।